Jai Hind. I welcome you all on the platform of एजुकेशन पॉइंट क्लासेस टोकरखड़ा सिलवासा। मैं सचिन सर, मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ और हमारे यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर है सिलवास में टोकरखड़ा में सिचुएटेड है, जहाँ पे हम आपको बेस्ट से बेस्ट आपको पढ़ाई यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ जो टॉपिक लिया हमने इंग्लिश सब्जेक्ट का, हम यहाँ से इंग्लिश की बात करेंगे। तो आज से हम बेसिक से एकदम पढ़ेंगे इंग्लिश, एकदम जीरो लेवल से। जहाँ पे कोई बच्चों को अगर पढ़ना भी नहीं आता है तो उनसे हम उस लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेसिक, यानी कि लेटर जो एबीसीडी है जिसको हम अल्फाबेट बोलते हैं उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम एडवांस लेवल तक, जहाँ पे आपको पूरा एडवांस लेवल तक इंग्लिश मिल जाएगा, वहां पे हम एकदम जो इंग्लिश होती है स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं। टुडे विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, यानी हम जो आज शुरू करेंगे एकदम लेटर से शुरू करते हैं, अल्फाबेट से इंग्लिश के, उसमें कितने लेटर्स होते हैं, क्या क्या उसके टाइप से, वो सब देखेंगे। उसके कैसा एडवांस लेवल पे लेटर से आगे क्या क्या होता है वो हम सब देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो अहेड। देखो यहाँ पे इंग्लिश के अगर बात करेंगे हम, दिस इज अ लैंग्वेज और दिस इज अ सेकंड लैंग्वेज फॉर अस। ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम उसको लर्न करना पड़ता है। हमें जैसे कि हमारी मदर टंग होती है, हमें वो लर्न करनी नहीं पड़ती है, वो तो हमें ऑटोमेटिकली हम सीख जाते हैं इमिटेशन से, कॉपी करके इधर उधर सराउंडिंग में हो जाती है। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो हमारे लिए नेटिव लैंग्वेज नहीं है, या हमारी मदर टंग भी नहीं है, या हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, इसलिए हमें वो सीखनी पड़ती है। इट इज नॉट एक्वायर्ड, वी हैव टू लर्न दैट लैंग्वेज। तो हम थोड़ा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बेसिक से शुरू करते हैं। अगर हम अल्फाबेट्स की बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट है। मैं अल्फाबेट्स नहीं बोल रहा हूँ, अल्फाबेट बोल रहा हूँ, यानी कि हम पर्टिकुलरली एक ही लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट। देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उसमें अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, उसमें हम लिखने का तरीका अलग अलग होता है। पहले कैपिटल लेटर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से ABCDEFG, इस प्रकार से हम उसको कैपिटल लेटर्स भी होते हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे तो स्मॉल लेटर्स भी होते हैं, उनका लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ABCDE, यानी कि इसको हम स्मॉल लेटर बोलते हैं। ठीक है, ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब टोटल 26 अल्फाबेट्स है। If we classify them into two category, we have two categories. अगर हम उसका ग्रुप बनाएंगे तो जनरली उसके दो ग्रुप्स बनते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको हम डिवाइड करेंगे 26 अल्फाबेट्स को, तो पहला कैटेगरी आता है वॉवेल का। उसमें हम देखेंगे, देखो यहाँ पे A, E, I, O और जो है U, ये 5 लेटर है, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, वॉवल्स बोलते हैं। AEIOU, दैट मीन्स व्हाट, देयर आर 5 लेटर आर कॉल्ड वॉवल्स। बाकी के जो है 5 छोड़ के, फॉर एग्जांपल BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, ये बाकी जो लेटर्स है उसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। हम वही देखने वाले जनरली वॉवल्स का रोल क्या होता है और कॉन्सोनेंट का रोल क्या होता है। सेंटेंस के, वर्ड के, फ्रेजेस के प्रोनाउंसिएशन के लिए वॉवेल का काफी रोल होता है, कॉन्सोनेंट्स का काफी रोल होता है। इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आर्टिकल्स। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए एंड द। जब हमें इंग्लिश में प्रॉपर्ली और ग्रामेटिकल करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल यूज करने पड़ते हैं, तब हमें वॉवेल का रोल हमें पता होना चाहिए, तभी हम प्रॉपरली करेक्टली अल्फाबेट्स यूज कर पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, दीज आर द ऑल लेटर्स, 26 लेटर, और हाउ वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वॉवेल एज वेल एज कॉन्सोनेंट्स, यानी कि 2 ग्रुप में हमने उसको डिवाइड किया है, वॉवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है। उसके बाद लेटर आते हैं, हमें आगे सीखना, ये तो होगा लेटर। जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं, यानी हमने अभी तक देखा 26 लेटर है, उसमें भी कैपिटल लेटर लिखने का तरीका अलग होता है और स्मॉल लेटर लिखने का तरीका अलग होता है। लेकिन जब हम लेटर को, अभी देखो लेटर के आगे जो एडवांस स्टेज है, उसके आगे जो स्टेप अगर हम जाते हैं तो वो है वर्ड की, यानी हम लेटर को अभी कंबाइन करेंगे तो उनसे बनता है वर्ड। लेकिन यहां पे हमें एक बात याद रखनी है
लेटर को हमें सिर्फ कंबाइन करके कोई भी वर्ड नहीं बनता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है उसको एक पर्टिकुलर मीनिंग भी होना चाहिए, तभी तो उसको हम वर्ड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो व्हाट इज वर्ड। वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ सम लेटर्स विद अ प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पे सिर्फ लेटर्स का कलेक्शन नहीं होता है, ये होता है उसके एक प्रॉपर ऑर्डर भी होनी चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाएगा। दूसरी बात यहाँ पे हमें और एक बात याद रखनी है, इट इंडिकेट्स पर्टिकुलर मीनिंग। ऑर्डर तो होनी ही चाहिए लेकिन उसको एक पर्टिकुलर मीनिंग भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यहाँ पे देखिए देयर इज अ वन वर्ड काउ। अगर हम काउ या वर्ड की बात करेंगे, यहाँ पे देखो सी एक लेटर है, उसके बाद आता है ओ एक लेटर है, और डब्ल्यू एक लेटर है। यानी ये तीन लेटर अगर हम कंबाइन करते तो उनका वर्ड बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा? जब उसको प्रॉपर हम ऑर्डर फॉलो करेंगे, और प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करने के बाद उस वर्ड को एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा तो ही उसको हम वर्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम ऐसा लेते हैं सी उसके बाद ओ डब्ल्यू, यानी प्रॉपर ऑर्डर फॉलो किया है, सी के बाद ओ ही लिया है, डब्ल्यू ने लिया है, ओ लिया और ओ के बाद डब्ल्यू लिया है, तो ये वर्ड बन गया काउ। और हमें पता है काउ को एक पर्टिकुलर मीनिंग भी है, काउ मीन्स व्हाट? गाय। ठीक है, यानी कि तभी ये वर्ड हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं डब्ल्यू सी ओ, यानी कि ऐसा वर्ड और ऑर्डर लगाते हैं उस लेटर्स की, लेकिन ये ऑर्डर तो एक कलेक्शन तो बन जाएगा एक लेटर्स का। इसका इस प्रकार से ऑर्डर पे हमने फॉलो किया, लेकिन उसको कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। यानी कि ऐसा कोई वर्ड एग्जिट है ही नहीं इंग्लिश में जिसमें ऐसा लेटर्स है WCO, यानी कोई हम उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात इसको कुछ मीनिंग भी नहीं है। इसलिए दिस इज नॉट अ वर्ड बट दिस इज अ वर्ड। ये हमें समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो काउ बट नॉट OWC या फिर WCO, ये वर्ड हो नहीं सकते। सिर्फ इसी प्रकार से हम अगर ऑर्डर फॉलो करेंगे तो उसको ऑर्डर भी पर्टिकुलर रहेगी और पर्टिकुलर मीनिंग भी रहेगा। दिस इज व्हाट द वर्ड। इस प्रकार से वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के कुछ एग्जांपल है हमारे पास, स्टूडेंट्स, स्कूल, क्लास, चॉक, बुक, स्केल, नोटबुक, लेसन, स्टडी। ये सब क्या है? ये वर्ड्स है जिसमें हमने लेटर्स फॉलो तो किए पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ, लेकिन कुछ उनको पर्टिकुलर मीनिंग भी है। स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी, स्कूल मीन्स शाला, पाठशाला, क्लास वर्ग, चौक यानी कि जो हम चौक लिखते हैं बोर्ड पे वो, बुक किताबें, स्केल नोटबुक, लेसन और स्टडी यानी कि पढ़ाई वगैरह। ये सब क्या है? वर्ड है, इसको हम वर्ड बोलेंगे। वर्ड में क्या होता है हमें पता है, कलेक्शन ऑफ लेटर। यहाँ पे हर एक वर्ड में लेटर्स का कलेक्शन बनाया है, इसलिए हम उसको वर्ड बोलते हैं। यानी हमने अभी तक क्या देखा, लेटर होते पहले, लेटर से बनता है वर्ड बनता है। वर्ड कैसे? वर्ड को क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर मीनिंग भी होना चाहिए। अभी वर्ड के बाद क्या है वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, वर्ड के बाद बनता है फ्रेज बनती है। यानी कि अभी हमने तो देखा कुछ लेटर्स का अगर कंबाइन उसको हम करते हैं लेटर्स को तो बनता है वर्ड। उसी प्रकार अगर अभी यहाँ पे थोड़े वर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे तो उनसे बनती है फ्रेज। लेकिन फ्रेज एग्जैक्टली क्या होती है, फ्रेज के आगे क्या है वो हमें समझने से पहले फ्रेज क्या है वो हम समझते पहले। ठीक है, व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज नथिंग बट इन ग्रामर फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप का वर्ड्स का कलेक्शन होता है उसको। उसके बाद दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। लेकिन ये क्या होता है? सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इट्स नॉट द सेंटेंस। ये बात हमें याद रखनी है, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस का क्या है? पार्ट। बट कांट स्टैंड अलोन इन द सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस में अकेला नहीं रह सकता क्योंकि उसको पर्टिकुलर मीनिंग होता ही नहीं है। जब तक हम उसको पूरा सेंटेंस यूज नहीं करेंगे और सेंटेंस में ये फ्रेज यूज नहीं करेंगे तब तक फ्रेज को कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, यहां पे देखो फ्रेज को मीनिंग नहीं होता क्योंकि उसमें फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब ये नहीं होता है। ये बात हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ये क्या होता है आगे हम तो देख ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रेज हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ओनली द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। 2-3-4 वर्ड्स का कलेक्शन रहता है, उसको अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं रहता जब तक हम उसको किसी सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, आपको एक सेंटेंस बताता हूं। We should go to your house। यहां पे you should go to your house, हमें आपके घर जाना चाहिए, ऐसा सेंटेंस यहां पे। अगर यहां पे देखो एक फ्रेज उन्होंने यूज किया है, कौन सा? to your house। to your house एक क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड है। to एक वर्ड है, your एक वर्ड है और house एक वर्ड है। ये तीन वर्ड को हमने कंबाइन कर दिया है, लेकिन उसको पर्टिकुलर कुछ अकेले का खुद का कुछ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है।
कोई उसको मीनिंग नहीं है पर्टिकुलर। लेकिन जब हम उसको यूज करेंगे वी शुड गो के साथ, तब वो पूरा एक सेंटेंस बन जाता है, तभी उसको एक पर्टिकुलर मीनिंग आता है। लेकिन विदाउट सेंटेंस इट मे नॉट हैव पर्टिकुलर मीनिंग। ये हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आगे बता देता हूं, फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग। कभी कभी मीनिंग थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं हो सकता। ये हमें यहां पे एक बात याद रखनी है। बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। तो मैंने अभी आपको बताया ना, मीनिंग तो है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा मीनिंग वो नहीं बता सकता फ्रेज, क्योंकि जब तक हम उसको सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तब तक उसको मीनिंग नहीं होता है। ये हमें बात याद रखनी है। कुछ एग्जांपल यहां पे देखिए, the children are swimming in the river. The children are swimming in the river. यहां पे देखो, this is a sentence in which in the river, ये क्या है, एक फ्रेज है in the river। सिर्फ in the river को कुछ मीनिंग नहीं है। नदी में इतना हम जान सकते क्योंकि ये थोड़ा मीनिंग है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होगा, कंप्लीट मीनिंग उसको नहीं मिलेगा जब तक हम पूरा सेंटेंस यूज करेंगे नहीं करेंगे तब तक। यहां पे देखो इन द रिवर, ये तीन वर्ड है, तीन वर्ड का हमने कलेक्शन करके एक फ्रेज बनाई है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेज। द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द रिवर। चिल्ड्रन, बच्चे कहां पे तैर रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं। जब हम पूरा सेंटेंस यूज करेंगे तभी तो उसको मीनिंग मिलेगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द बुश। यहां पे देखो अंडर द बुश, ये तीनों वर्ड मिला के एक फ्रेज हो गई है, समझ में आ रहा है, तो उसको ही बोलते हैं हम फ्रेज। द कैट जम्प्स अपॉन द टेबल, यहाँ पे कलेक्शन वर्ड्स का है, देखो तीन वर्ड्स की कलेक्शन है, अपॉन द टेबल, ये तीन वर्ड्स बन के एक फ्रेज हो चुकी है। यानी हमें इतना ही समझना है, लेटर होता है, लेटर के बाद आता है वर्ड, और वर्ड के वर्ड से बनता है फ्रेज, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेज। जनरली फ्रेज के कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम यहाँ पे दिए हैं। नंबर 1 नाउन फ्रेज होती है, यानी नाउन हेड होता है उस फ्रेज में, जिसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। उसके बाद आता है एडजेक्टिव फ्रेज, यानी ऐसी फ्रेज होती है जिसमें एडजेक्टिव वाला एडजेक्टिव वर्ड होता है, जो हेड वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद आता है एडवर्ब फ्रेज, इसमें भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये भी एक फ्रेज होती है, लेकिन उसमें जो एडवर्ब रहता है वो हेड वर्ड रहता है। उसके बाद आता है वर्ब फ्रेज, यानी वर्ब फ्रेज भी होती है, ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें वर्ब जो होता है ना, एक मेन और हेड वर्ड होता है, उसको हम बोलेंगे फ्रेज, वर्ब फ्रेज। लास्ट में आता है प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसमें ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड आता है जिसमें एक जो वर्ड रहेगा प्रीपोजिशन, वो हेड वर्ड रहेगा, उसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। यानी दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड दिस इज अ फ्रेज। ये हमें समझना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज ओनली दैट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स मेक्स द फ्रेज। यह यहाँ पे हमें याद रखना है, ठीक है। विल मूव नेक्स्ट। देखो अभी यहाँ पे आया है क्लॉज, हमने देखा था वर्ड्स का बना है फ्रेज। अभी कभी कभी क्या होता है, फ्रेज से थोड़ी एडवांस स्टेज अगर हम आगे जाते हैं तो उनसे बनता है क्लॉज। क्लॉज एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है, लेकिन यहाँ पे जनरली हम देखेंगे आगे क्लॉज के दो टाइप होते हैं। लेकिन उसके पहले हमें यह समझना है क्लॉज होता क्या है। क्लॉज एक सेंटेंस ही होता है जिसमें सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब भी आता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट भी आता है। इट्स अ काइंड ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे देखो, क्लॉज इज अ वर्ड ग्रुप दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। A clause is a complete in form and in meaning। यानी कि क्लॉज ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है पूरे, और उसको खुद का एक मीनिंग भी होता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्लॉज। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ये फ्रेज का एडवांस लेवल है, ठीक है। फ्रेज को मीनिंग नहीं होता खुद का, जब तक हम उसको सेंटेंस में यूज करेंगे नहीं तब तक, लेकिन क्लॉज को खुद का एक मीनिंग रहता है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। शी रिसीव्ड अ बर्थडे प्रेजेंट, यहां से जो है एक क्लॉज ही है। शी रिसीव्ड अ बर्थडे प्रेजेंट, उसको बर्थडे प्रेजेंट मिला है, ठीक है, यानी कि उसको मीनिंग भी है और एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। समझ में आ रहा है, ये फ्रेज नहीं है क्योंकि उसको पूरा मीनिंग है। दूसरा देखो यहाँ पे, दैट शी डिड नॉट लाइक, उसको अच्छा नहीं लगा, ये भी एक सेंटेंस है। समझ में आ रहा है, उसको हम क्लॉज बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा क्लॉज देखिए, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। आई विल कॉल यू, ये सेंटेंस भी है और एक क्लॉज भी है, जिसमें देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। एक क्लॉज है और एक दूसरा क्लॉज है, व्हेन आई रीच होम, ये भी एक क्लॉज है। क्या अभी आप हमें यहाँ पे ये समझना है, हर एक सेंटेंस में देखो आप दो दो क्लॉज है। एक क्लॉज इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में ये भी एक क्लॉज है, ए भी एक क्लॉज इस सेंटेंस में और ए भी एक क्लॉज है। तो आप देखो क्लॉज के दो टाइप होते हैं।
नंबर 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है वो भी हम समझेंगे। ये पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ये दूसरा टाइप होता है। ये डिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है वो भी हम समझेंगे। पहला समझते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को खुद का अपना मीनिंग होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग, वो दूसरे सेंटेंस पे या फिर दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं रहता है मीनिंग के लिए। उसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है, खुद का अपना मीनिंग होता है। मीनिंग के लिए वो किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं रहता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पे ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज नाम में ही सब कुछ है। अगर आप देखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन मेन सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग एंड इट कैनॉट स्टैंड अलोन, यानी कि डिपेंड क्लॉज ये होता है, डिपेंडेंट क्लॉज ये दूसरे सेंटेंस पे, दूसरे क्लॉज पे डिपेंड रहता है मीनिंग के लिए। अगर हम उसको सेपरेटली यूज करेंगे तो उसको पर्टिकुलरली कुछ मीनिंग नहीं होगा। जब तक हम मेन क्लॉज उसके साथ में यूज नहीं करेंगे तब तक डिपेंडेंट क्लॉज को मीनिंग नहीं रहता। एग्जांपल देखिए, इफ आई स्टडी हार्ड, इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम। जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तब तक मेरा एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। इफ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो ही मैं पास हो जाऊंगा, यानी ये दो क्लॉज है यहां पे। अगर एक क्लॉज की बात करेंगे, आई विल पास द एग्जाम, ये मेन क्लॉज है जिसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसको और खुद का अपना खुद का मीनिंग है, उसको किसी इसके ऊपर या फिर किसी और सेंटेंस के ऊपर मीनिंग के लिए डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इस क्लॉज की बात करेंगे, इफ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं अच्छी पढ़ाई करता हूं तो, यानी तो के हमें आगे और एक सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। जब तक हम वो तो के आगे कुछ वर्ड सेंटेंस यूज नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस पूरा नहीं होगा, मीनिंग भी पूरा नहीं होगा। इसलिए इफ आई स्टडी हार्ड जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके आगे आपको कुछ ना कुछ यूज करना ही पड़ेगा, तभी सेंटेंस में पूरा मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। देखिए यहां पे आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी है, एक सेंटेंस है। अगर आप इतना बोलते हैं आई बॉट अ कार, उसमें कोई आगे सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन हम ऐसी दूसरा क्लॉज देखिए, विच वॉज टू एक्सपेंसिव, कि जो काफी एक्सपेंसिव था, लेकिन कौन सा, क्या, जो, कौन, तो हमें इस सेंटेंस में मीनिंग के लिए इस सेंटेंस की जरूरत रहेगी। इसलिए विच वॉज टू एक्सपेंसिव, दिस इज इन डिपेंडेंट क्लॉज, ये हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मेट अ बॉय हु हैड हेल्प मी, आई मेट बॉय ये हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि उसको मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे या फिर दूसरे क्लॉज पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हु हैड हेल्प मी, कि जिसने मुझे हेल्प किया था, किसने, ये हमारे सामने सवाल आएगा, इसलिए ए सेंटेंस जो है इसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए हु हैड हेल्प मी को हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। यानी इतना ही याद रखना है, फ्रेज से बनता है आगे क्लॉज। क्लॉज में दो टाइप होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको अपना खुद का अस्तित्व होता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहता है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, किसी और पे वो डिपेंड रहता है, किसी और सेंटेंस पे वो क्लॉज पे डिपेंड रहता है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। यानी हम यहाँ पे अभी ये समझे हैं, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है फ्रेज, और फ्रेज के आगे की स्टेज है क्लॉज, और 1 2 3 और मैक्सिमम क्लॉज का कंबाइन करके हम बनाते हैं सेंटेंस। दिस इज द लास्ट और एडवांस स्टेज ऑफ बेसिक। यहां पे देखिए आगे है सेंटेंस। सेंटेंस ये लास्ट स्टेज है, क्लॉज से भी सेंटेंस बनता है, क्लॉज के आगे जो होता है वो होता है सेंटेंस। देखिए सेंटेंस पहले क्या है वो समझते हैं। सेंटेंस मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए भी क्या होता है, पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वर्ड्स का कलेक्शन होता है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ऐसा सेंटेंस से सिर्फ वो वर्ड्स का कलेक्शन नहीं होता है, उसको अपना खुद का मीनिंग भी होता है, कंप्लीट सेंस भी होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस से कुछ अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ फीचर्स है, वो यहाँ पे दिख दिए मैंने। इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, इसलिए तो हमने पहले पढ़ा ना व्हाट इज कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर होता क्या है। उसके बाद इट एंड्स विद फुल स्टॉप, सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप के साथ ही खत्म होता है, ये बात याद रखनी है। दूसरा, इट ऑलवेज कंटेन्स अ फाइनाइट वर्ब, सेंटेंस में हमेशा एक मेन वर्ब यूज किया जाता है जो उस सेंटेंस की एक्शन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट,
अ सेंटेंस में भी स्टेटमेंट, सेंटेंस क्या हो सकता है, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, सिंपल सा कोई भी फैक्ट बताने वाला। इट्स अ हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट्स अ कोल्ड टुडे, आज काफी ठंडी है, इस प्रकार से। दूसरा, ये स्टेटमेंट भी हो सकता है सेंटेंस, एक क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, एटसेट्रा, इस प्रकार से, यानी कि वो क्वेश्चन भी हो सकता है। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है ना। अपना सडन फीलिंग्स बताने के लिए हम जो सेंटेंस यूज करते हैं जिसमें हाउ और व्हाट से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो भी हो सकता है सेंटेंस। उसके बाद आता है कमांड, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें हम कमांड दे सकते हैं, डोंट डू दैट कमांड, गो एंड ओपन द विंडो कमांड, इस प्रकार से। रिक्वेस्ट भी आती है, ये सब चीजें कहां पे आती है, सेंटेंस में। यानी जनरली सेंटेंस स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, एक्सक्लेमेशनरी सेंटेंस हो सकता है और एक कमांड भी हो सकता है। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन क्लॉज, सेंटेंस में क्या होता है, मेन क्लॉज होता है और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकते हैं, ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मींस व्हाट, डिपेंडेंट क्लॉज, ये हमने अभी देखा है। अ सेंटेंस में बी शॉर्ट एंड सिंपल और लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, सेंटेंस छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, काफी सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है और काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। कुछ यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे, वो देख लेना। शी लाइक्स स्वीट, उसको स्वीट पसंद है, यानी कि ये शॉर्ट सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है, समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस में कम से कम सब्जेक्ट एंड वर्ब आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा याद रखनी है। सब्जेक्ट और वर्ब, एटलीस्ट वर्ब तो आना ही चाहिए, विदाउट वर्ब वी कैन नॉट फॉर्म एनी सेंटेंस इन इंग्लिश, इवन वी कैन नॉट इमेजिन अ सिंगल सेंटेंस विदाउट वर्ब, ये बात हमें याद रखनी है, वर्ब के सिवा कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी लाइक्स बंगाली स्वीट्स, इसको स्वीट तो पसंद है लेकिन कौन सा, बंगाली स्वीट, ठीक है, ये भी एक सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है। नेक्स्ट, शी लाइक्स बंगाली स्वीट विच आर मेड ऑफ मिल्क, यहाँ पे हमने दो क्लॉज यूज किए, ये भी पूरा एक सेंटेंस ही है लेकिन इस सेंटेंस में हमने दो क्लॉज यूज किए। नंबर वन, शी लाइक्स बंगाली स्वीट, यहां तक एक क्लॉज है, और विच आर मेड ऑफ मिल्क, ये दूसरा क्लॉज है। ये यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज है, यह बात हमें याद रखनी है। दूसरा, शी लाइक्स बंगाली स्वीट विच आर मेड ऑफ मिल्क एंड आर टेस्टी, यहां पे देखो वो एक पूरा एक सेंटेंस ही है और यहां पे एक मेन क्लॉज है और दो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि दो डिपेंडेंट क्लॉज है। यहां पे देखो शी लाइक्स बंगाली स्वीट, ये मेन क्लॉज है जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और दूसरा ये जो दो है यहां से यहां तक और ये दूसरा ये डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। यानी कि दिस इज ऑल अबाउट सेंटेंस, यानी हमने एकदम बेसिक से देखा है। पहले लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में कितने लेटर्स है, 26 लेटर, बराबर ना। उसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है, पहले हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखते हैं या फिर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अगर लेटर की बात करेंगे आगे तो उसमें हम दो ग्रुप में उसको क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन, वॉवेल, देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश, कौन से है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल है। उसके बाद बाकी के जितने भी है वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। जनरली वॉवेल का यूज प्रोनाउंसिएशन के लिए और आर्टिकल यूज करने के लिए यूज किया जाता है, क्या हमने सबको पता है, आगे भी हम वो सब चीजें डिस्कस करने वाले। अगर लेटर को हम कंबाइन करेंगे तो लेटर से बनता है वर्ड बनता है, ठीक है। लेकिन वर्ड में क्या होता है, सिर्फ ऑर्डर फॉलो करनी नहीं है, उसको एक पर्टिकुलर मीनिंग भी होना चाहिए। सिर्फ लेटर्स का कलेक्शन करके किसी भी कलेक्शन को हम वर्ड नहीं बोल सकते, उसको प्रॉपर ऑर्डर भी होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर मीनिंग भी होना चाहिए, तभी तो हम उसको वर्ड बोलते हैं। वर्ड से थोड़ा हम आगे और एक स्टेज जाते हैं तो हमें मिलता है फ्रेज, यानी 2-3 वर्ड से हम बनती है फ्रेज। फ्रेज को क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, थोड़ा बहुत मीनिंग रहता है, लेकिन जब तक हम उसको सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तब तक उसको मीनिंग नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज के आगे होता है क्लॉज। क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, सब चीजें होती है। लेकिन सब क्लॉज में दो टाइप होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मींस ऐसा एक सेंटेंस ही है, उसको खुद का अपना अस्तित्व होता है, खुद का अपना मीनिंग होता है, उसको मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, डिपेंड नहीं रहना पड़ता, इसलिए तो उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज भी बोलते हैं। लेकिन दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज ये होता है उसको हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज पे निर्भर रहना पड़ता है, मीनिंग के लिए रिलाय होना पड़ता है।
उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, यानी कि हमेशा वो मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे निर्भर रहता है, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और क्लॉज के बाद आता है सेंटेंस, दिस इज द एडवांस लेवल। सेंटेंस में क्या होता है, शॉर्ट सेंटेंस आता है, लॉन्ग सेंटेंस भी आता है, एक क्लॉज आता है या फिर एक से ज्यादा क्लॉज भी आते हैं। दूसरी बात यह है, सेंटेंस इज इट्स नॉट ओनली द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इट शुड मेक कंप्लीट सेंस, यानी उससे पूरा मीनिंग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। दिस इज द बेसिक, यानी कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो हमें एटलीस्ट बेसिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस इज अ स्मॉल बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इससे हम आगे थोड़ा जाते रहेंगे, इट्स अ बेसिक में सब चीजें आती है, इतना हम पता चलेगा तो हम आगे जा सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में जरूर देखेंगे अभी उसका आगे का लेवल। यहां तक हमने फिनिश किया है सेंटेंस, सेंटेंस तक हम पढ़े कि भाई सेंटेंस क्या होता है, उसके आगे हम जो देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर टाइप यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार के सेंटेंस कैसे बनते हैं, कौन से टाइप के वो सेंटेंस होते हैं, वो हम आगे के क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से आपको यहाँ पे थैंक यू बोलता हूँ। उसके पहले हम आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो यहाँ पे कोचिंग सेंटर है सिलवास में, एजुकेशन पॉइंट क्लासेस टोकर खड़ा मिनी बस स्टॉप के नजदीक है, वहां पे आप एक बार विजिट कीजिएगा जरूर। यहाँ पे हम 5th स्टैंडर्ड टू 10th तक गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हर कोई सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं, हर क्लास यहाँ पे सिंसियरली लिए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है, हर कोई सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, और आई थैंक यू, आई अगेन थैंक यू। ठीक है, गोपाल सर कब कर दिए?